हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सर फिलिप सिडनी की एक पोएम द नाइटिंगेल पर आधारित है। दोस्तों, इस पोएम पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है। वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, सर फिलिप सिडनी एक एलिजाबेथन पोएट है। हालांकि जब एलिजाबेथन एज हम सुनते हैं या फिर वो पढ़ते हैं तो हमें शेक्सपियर और एडमंड स्पेंसर पता होता है, लेकिन सर फिलिप सिडनी का नाम ज्यादा हम पढ़ते नहीं क्योंकि वो एक माइनर पोएट है। लेकिन इनकी जो पोएम्स है, कुछ पोएम्स ये काफी फेमस है। तो इसमें एक पोएम है द नाइटिंगेल। तो ये जो नाइटिंगेल पोएम है एक मिथ पर, ग्रीक मिथ पर आधारित है जिसको हम फिलोमेला का मिथ कह सकते हैं। तो इस मिथ में एक्चुअली फिलोमेला एक लड़की थी और वो बाद में एक बर्ड में चेंज हो जाती है, जो बर्ड है नाइटिंगेल। और ये जो बर्ड है नाइटिंगेल इस पोएम में एक गाना गा रही है और वो गाना दर्द का गाना है। इस गाने में दर्द है। तो इस पोएम में स्पीकर कहते हैं कि देखो, मेरा जो दर्द है वो दर्द तुम्हारे दर्द से ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन ये स्पीकर करते हैं नाइटिंगेल के गाने के साथ, नाइटिंगेल के गाने में जो दर्द है इसके साथ। तो आइए हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Philip Sidney was not dash. Options are A, a poet, B, a soldier, C, a painter, D, a courtier. फिलिप सिडनी क्या नहीं थे? तो फिलिप सिडनी पोएट थे, फिलिप सिडनी सोल्जर थे, फिलिप सिडनी कोर्टियर भी थे, लेकिन फिलिप सिडनी पेंटर नहीं थे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number second. The Nightingale is based on dash. Options are A. Ovid's The Ars Amatoria, B. Ovid's Metamorphoses, C. Horace's The Art of Poetry, and D. Virgil's Aeneid. तो ये जो नाइटिंगेल पोएम है ये किस बुक पर आधारित है, किस बुक पर बेस्ड है? तो ये जो पोएम है ये ओविड के मेटामॉर्फोसिस ये बुक पर आधारित है। ओविड एक रोमन पोएट थे। Question number 3. The Nightingale appears in dash. Options are A. Astrophel and Stella, B. The Defense of Poesy, C. The Countess of Pembroke's Arcadia, and D. The Shepherd's Calendar. तो ये जो पोएम है नाइटिंगेल ये फिलिप सिडनी के कौन से किताब में पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी, उनकी एक किताब थी द डिफेंस ऑफ पोएसी। इसके सेकंड पार्ट में ये पब्लिश हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ द पोएम द नाइटिंगेल? इस पोएम का एक दूसरा टाइटल है, वो क्या है? ऑप्शंस आर ए फिलोमेला, बी द नाइटिंगेल डिस्ट्रेस्ड, सी टेरियस एंड फिलोमेला, डी ओड टू नाइटिंगेल। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये पोएम एक ग्रीक मिथ, इसको फिलोमेला का मिथ भी कह सकते हैं, इस पर आधारित है और इसी की वजह से इसका दूसरा टाइटल है फिलोमेला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. हु इज द टिट्युलर नाइटिंगेल ऑफ सिडनीज पोएम? ऑप्शंस आर ए टेरियस, बी प्रोकन, सी फिलोमेला, डी बर्ड। यहाँ टिट्युलर का मतलब है जो टाइटल है, टाइटल में जो नाम है नाइटिंगेल, तो ये नाइटिंगेल कौन है? तो जैसे कि मैंने कहा ये जो ग्रीक मिथ है, तो इस ग्रीक मिथ में ये पूरे कैरेक्टर्स आपको पता चलेंगे कि टेरियस कौन है, प्रोकन कौन है और फिलोमेला कौन है। तो अगर आपको ये पूरे कैरेक्टर्स और ग्रीक मिथ जानना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो टाइटल में नाइटिंगेल है एक्चुअली वो है फिलोमेला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 6. During what season does the poem take place? Options are A. Autumn, B. Winter, C. Summer, D. Spring. तो इस पोएम में कौन सा सीजन इंडिकेट किया है? तो इस पोएम में जो है वो स्प्रिंग सीजन इंडिकेट किया है। तो स्प्रिंग सीजन है, हालांकि स्प्रिंग सीजन अच्छा होता है, लेकिन इस स्प्रिंग सीजन में ये नाइटिंगेल जो है ये दर्द का गीत गा रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। Question number 7. Which month is mentioned in the poem The Nightingale?
ऑप्शंस आर ए फेब्रुअरी, बी अक्टूबर, सी अप्रैल, डी मार्च। तो इस पोएम में कौन सा मंथ इंडिकेट किया है जो कि पोएम के फर्स्ट लाइन में है, तो वो मंथ है अप्रैल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज द नाइटिंगेल सिंगिंग? ऑप्शंस आर ए बिकॉज शी इज हैप्पी, बी टू mourn her rape at the hands of Tereus, C because it is spring, and D to upset the speaker। ये नाइटिंगेल गाना क्यों गा रही है? तो एक्चुअली ये जो नाइटिंगेल का गाना है ये एक दर्द का गीत है, तो उस पर जो बीती है तो वो बयां कर रही है इस गाने के माध्यम से। तो ऑप्शन बी टू mourn her rape at the hands of Tereus is the correct answer। Question number 9. What is not true about the poem The Nightingale? Options are A. The poem is based on a popular tune of the time, Non credo gia che pui infelice amante. B. The speaker addresses the mythical character Philomela. C. Philomela has been turned into a nightingale after her rape by her brother-in-law. And D. The nightingale compares her pen with that of the speaker। तो नाइटिंगेल इस पोयम के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ जो ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इस पोयम में ये जो स्पीकर है ये स्पीकर इनका दर्द नाइटिंगेल के दर्द के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ना कि नाइटिंगेल कंपेयर कर रही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द थॉर्न रेफर टू? Options are A. A rose's thorn, B. An annoyance, C. Emotional pain, D. A poor singing voice। तो इस पोएम में ए वर्ड आता है थॉर्न, तो इसका मीनिंग क्या है? तो इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है इमोशनल पेन, और ये इमोशनल पेन रेफर होता है नाइटिंगेल से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज इट मीन टू bewail? Again, this word appears in a poem, and what is its meaning? Options are A. To hate, B. To cry over, C. To love, and D. To go fishing। So the meaning of this word is to cry over। bewail का मतलब है रोना, तो ये नाइटिंगेल bewail कर रही है, यानी कि ये नाइटिंगेल रो रही है, ऐसा इसका मीनिंग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who does the speaker compare himself to? Options are A. Philomela, B. The Earth, C. Procon, D. Tereus। ये स्पीकर खुद को किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो वो कंपेयर कर रहे हैं उनका दर्द फिलोमेला के दर्द से। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, whose pain does the speaker think is worse, his or Philomela's? Options are A. He thinks they are about equal, B. His own, C. Philomela's, and D. He thinks they should both be more hopeful। So here he thinks that his own pain is worse than Philomela's। उनका खुद का दर्द फिलोमेला के दर्द से ज्यादा है, ऐसा स्पीकर सोचते हैं, मानते हैं। Next one, what does the speaker mean when he says his thorn his heart invadeth? तो ये जो फ्रेज है heart invadeth, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शंस आर ए. A thorn is damaging his organs, B. The nightingale is causing him pain, C. His pain is all kept inside, and D. He is being sarcastic। तो इसका मीनिंग है His pain is all kept inside, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारा जो दर्द है, यानी कि नाइटिंगेल का जो दर्द है, वो तुम एक गीत में चेंज कर सकती हो, बदल सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम तुम्हारा दर्द एक्सप्रेस कर सकती हो, मैं मेरा दर्द एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो मेरे हार्ट में ही रहेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हु ओवरपावर्स फिलोमेला? ऑप्शंस आर ए. Tereus, B. The speaker, C. The nightingale, D. Her sister। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये फिलोमेला का मिथ जो आप पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा। तो फिलोमेला पर कौन भारी होता है, यानी कि कौन उस पर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो वो होता है टेरियस।
So option A is the correct answer. Next question. Why does the speaker call Philomena's complaints woman-like? Options are A. She has broken his heart. B. Only women feel pain. C. Women complain too much. And D. Women easily express their pain. तो स्पीकर ऐसा क्यों कहते हैं कि फिलोमेना के जो कंप्लेंट्स है वो वुमन लाइक है, यानी कि इसका क्या मीनिंग है? तो वो ये कहना चाहते हैं कि women easily express their pain. So option D is the correct answer. Next question. What does the speaker crave for? यहाँ crave का मतलब है to wish, want, चाहना, ओके, किसी एक चीज की चाहत. Options are A. The Nightingale. B. Springtime. C. Love. D. Philomela. तो स्पीकर क्या चाहते हैं जो उनको मिलता नहीं, तो वो है प्यार, यानी कि ऑप्शन सी लव. नेक्स्ट वन. हाउ इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स फिलोमेना? ऑप्शंस आर ए जेलस एंड रिसेंटफुल, बी काइंड एंड फ्रेंडली, सी डिमांडिंग एंड अनरिसेंटफुल, एंड डी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट. तो स्पीकर का एटीट्यूड फिलोमेना के बारे में कैसा है? तो वो जो स्पीकर है वो जेलस है और वो रिसेंटफुल यानी कि नाराज है, एंग्री भी कह सकते हो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन. व्हाट इज टेरियस लव? ऑप्शंस आर ए द स्पीकर्स गोल, बी रेप, सी रोमांस, एंड डी कोर्टशिप. तो इस पोएम में टेरियस का प्यार, इसका मतलब क्या है? तो ग्रीक मिथ में दिया है और इसका मतलब है कि रेप, क्योंकि टेरियस फिलोमेना का रेप करता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन. व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही स्टेट्स दैट वांटिंग इज मोर वो देन टू मच हैविंग? वो यानी सॉरो, पेन, दुख. ओके. ऑप्शंस आर ए it is painful when someone refuses to respect your boundaries. B. He pities Philomela. C. He has never been in love. And D. It is worse to crave sex or romance than to have it forced on you. तो ये जो लाइन है wanting is more वो than too much having, यानी कि अगर किसी को हम चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो वो ज्यादा दुख है किसकी तुलना में? जो हमारे पास होता है, जो हम नहीं चाहते मगर कोई हम पर फोर्स करता है. तो ऐसे इस लाइन का मीनिंग है. और इस पोएम का अगर हम रेफरेंस देखें तो इसका मीनिंग है इट इज वर्स टू क्रेव सेक्स और रोमांस देन टू हैव इट फोर्स्ड ऑन यू, क्योंकि ये फोर्स किस पर किया गया था? फिलोमेना पर. किसने किया था? ये टेरियस ने किया था. ओके. और ये जो स्पीकर है ये चाहते हैं कि उनको प्यार मिले. ओके. वो किसी के साथ रोमांस करे या फिर आप इसका मतलब सेक्स ऐसा भी ले सकते हो, लेकिन वो उनको मिलता नहीं. तो इसलिए वो कहते हैं कि वो मेरा दुख तुम्हारे दुख से ज्यादा है. ओके. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोएम? ऑप्शंस आर ए 2 sonnet length stanzas, B 2 quatrains, C 2 12-line stanzas, and D 2 octets. तो ये जो पोएम है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इस पोएम में 2 स्टैंजाज है और हर एक स्टैंजाज में 12 लाइन्स है. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और दोस्तों, अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.